बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो बहुत ही अहमियत की हामिल है, जिसमें हम दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो हर स्टूडेंट को तकरीबन कंफ्यूज करते हैं। इसमें हम वो कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को हासिल कर सकें। तो चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुरू करते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास जो दो टॉपिक हैं, हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर बच्चे को कंफ्यूज करते हैं। तो इस वीडियो में यही कंफ्यूजन मैं दूर करने लगा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? जब रिएक्टेंट मिलते हैं तो वो एक ऐसे कंपाउंड में चेंज होते हैं जिसमें आगे फिर प्रोडक्ट में चेंज होता है, मतलब कि वो इंटरमीडिएट होता है। उससे आगे एक रिएक्शन होगा और फिर वो एक नए कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह के पांच हमारे पास जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। पहला हमारे पास है कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन से हमें पता है कि जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसे कहते हैं कार्बोकेटाइन। तो ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट है। इसकी स्टेबिलिटी वगैरह हम आगे चेक करेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है और किस तरह होती है। उसके बाद जो हमारे पास है वो है कार्बोइनाइन। तो कार्बोइनाइन हमारे पास स्टूडेंट जो कार्बन पर जाए तो कार्ब मीन कार्बन और एनाइन मीन कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज हो तो वो कार्बोइनाइन कहलाता है। जिस तरह ये देखें, इस तरह स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास जो आसान है, जिनका हमें बेसिकली पता है, वो हमारे पास है फ्री रेडिकल। क्योंकि ये तीनों हमेशा यूज़ होते रहते हैं तो स्टूडेंट को इनके बारे में इतनी कन्फ्यूजन नहीं होती। तो फ्री रेडिकल हमारे पास है कि जब होमोलिटिक क्लीवेज होती है दो एटम की। फॉर एग्जांपल देखते हैं। पहले हमारे पास था एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल था, देखते हैं इस तरह हमारे पास एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल था। तो होमोलिटिक क्लीवेज हुई और ये दोनों फ्री रेडिकल में चेंज हो गए। फिर एक होती है होमोलिटिक और एक होती है हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक में हमेशा जो ना हमारे पास बनते हैं फ्री रेडिकल, और जो हेटेरोलिटिक होती है उसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये फ्री रेडिकल बन गया। इसको डार्ट, इसके एलिमेंट के ऊपर डार्ट से ज़ाहिर किया जाता है। ये जो फ्री रेडिकल होता है इसके पास जो ओड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो इस तरह ये किस पे बनता है, हमें पता है कि जब हम कर रहे होते हैं हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, तो वहाँ भी हमें पास फ्री रेडिकल होना ज़रूरी होता है। तो वहाँ पर भी फ्री रेडिकल बनते हैं। तो चलो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। उसके बाद जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो हमारे पास है इस रिएक्शन इंटरमीडिएट से, वो है कार्बीन और हमारे पास नाइट्रीन। इसके बारे में स्टूडेंट को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। ये तीनों तो जो कार्बोकेटाइन था हमें पता है, इसके कार्बीन कार्बन और कैटायन मीन पॉजिटिव चार्ज, कार्ब में ना कार्बन और एनान में नेगेटिव चार्ज। उसके बाद हमारे पास फ्री रेडिकल का भी पता था। होमोलिटिक क्लीवेज जब होती है तो दो एटम बन जाते हैं, तो उनके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पर एक इलेक्ट्रॉन एक एटम ले जाता है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम ले जाता है, तो वो फ्री रेडिकल बनाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ना आज का मेन समझने वाली चीज़ है वो हमारे पास है कार्बीन और नाइट्रीन। तो चलते हैं इस कार्बीन को समझते हैं। स्टूडेंट, कार्बन हमारे पास कार्बन है जिसके ऊपर एक लोन पेयर मौजूद हो। तो कार्बन विद अ लोन पेयर इज नोन एज कार्बीन। स्टूडेंट, हमारे पास एग्जांपल है, ये देखें CH2 है, इसके ऊपर एक लोन पेयर है। तो ये क्या हमारे पास कार्बीन। कार्बन क्या होता है? कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड हो, मतलब कार्बन के ऊपर लोन पेयर हो
तो वो कार्बीन होता है। तो देखते हैं कार्बीन बनते कैसे। हमारे पास CH2N2 था, इसकी हमने क्लीवेज की, इसको तोड़ा, तो हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो अलहदा हो गया और जो हमारे पास CH2 वो अलहदा हो गया। तो देखते हैं स्टूडेंट, इसमें ये देखें, ये है हमारे पास लोन पेयर बन गया इस पर। तो ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास कार्बीन है। चलते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है उसकी तरफ। हमारे पास है नाइट्रीन। तो स्टूडेंट ये भी समझने वाली एक टर्म है नाइट्रीन। तो नाइट्रीन क्या होता है? नाइट्रीन उसको कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट के जिसमें नाइट्रोजन पर दो उसने डबल बॉन्ड बनाए हो, देखिए दो डबल बॉन्ड बनाए हो और एक हाइड्रोजन उसके साथ एक बॉन्ड पेयर हो, दो उसके पास लोन पेयर हो और एक बॉन्ड पेयर हो, तो वो हमारे पास होती है नाइट्रीन। एक हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें वो उसके दो लोन पेयर और एक उसका बॉन्ड पेयर है हाइड्रोजन के साथ। एक हमारे पास CH3 और N है, ये हमारे पास एग्जांपल है। इसमें देखें एक ये लोन पेयर, एक ये लोन पेयर, और ये हमारे पास क्या है, इसके साथ एक बॉन्ड पेयर बना हुआ है CH3 के साथ इसमें। तो ये होता है हमारे पास नाइट्रीन। असल टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है और मेन टॉपिक है, जो समझना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत कम स्टूडेंट को ही समझ लगता है। आज उम्मीद करता हूँ सब लोगों को समझ लगेगा इंशाल्लाह। तो चलिए, इलेक्ट्रॉन इफेक्ट क्या होता है? अच्छा, सीधी सी बात है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन अफेक्ट, इलेक्ट्रॉन का अफेक्ट क्या होगा ये देखना है ना। हमारे पास एक कंपाउंड था, ये वाला, गौर से देख लें, ये हमारे पास एक कंपाउंड था। तो स्टूडेंट हमें पता है, ये देखिए ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, और हमारे पास जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो हमें पता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो कम होती है। स्टूडेंट दोबारा सुन लीजिए, जो नेगेटिव चार्ज होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होती है। तो दो हम रीजन को देख लेते हैं। हमारे पास एक आया इलेक्ट्रोफाइल जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक होता है न्यूक्लियोफाइल जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है या न्यूट्रल होता है। हमें पता है, ये तो एक आम सी टर्म है, आप सबको पता होगी उम्मीद करता हूँ। तो न्यूक्लियोफाइल जो देखिए इस पर नेगेटिव चार्ज था, इसका मतलब है इस पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा है, तो ये वहाँ पर असर करेगा, वहाँ से रिएक्ट करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले कम होगी। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर किस में कम है, तो कार्बन पॉजिटिव पर कम है। तो इसका मतलब ये इस पर ये जो है न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर हमला करेगा। क्यों? ये होता है इलेक्ट्रॉन इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन अफेक्ट कर रहे हैं ना कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ अफेक्ट करेगा और जो इलेक्ट्रोफाइल वो कहाँ रिएक्ट करेगा। आगे देखते हैं। हमारे पास था जो नेगेटिव चार्ज था, उस पर मतलब कि हमें पता था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, और जो इलेक्ट्रोफाइल है हम देखते हैं उस पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है। तो अब ये किधर जाकर रिएक्ट करेगा? ये इफेक्ट करेगा ऑक्सीजन नेगेटिव पर। तो इस तरह ये हमारे पास रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन इस तरह अफेक्ट करते हैं रिएक्शन को। तो हमारे पास स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट है उसकी 4 बेसिक टाइप्स हैं। आपने ये वीडियो देखी, आपको ये 4 जो इफेक्ट्स हैं इनकी समझने की बहुत ज़रूरत है। तो हमारे पास जो पहला इफेक्ट है वो हमारे पास है इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा हमारे पास जो इफेक्ट है वो है रेजोनेंस। थर्ड हमारे पास है हाइपर कॉन्जुगेशन।
फोर्थ हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो स्टेप बाय स्टेप इन चारों को हम देखते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ लग जाएंगे। हमारे पास सबसे पहले है इंडक्टिव इफेक्ट। तो स्टूडेंट चलते हैं कि देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट एक ग्रुप की सलाहियत को कहते हैं कि वो किसी ग्रुप दूसरे ग्रुप में से इलेक्ट्रॉन निकालेगा या उसको उसमें ऐड करेगा। तो ये होता है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट। चलते देखते हैं हमारी जो एग्जांपल है। हमारे पास जो एग्जांपल है वो देखें, क्लोरीन है जो कि हाईली नेगेटिव है। तो उसमें क्या होगा, डेंसिटी हाई होगी इलेक्ट्रॉन की, मतलब कि डेंसिटी हाई इलेक्ट्रॉन की अपनी तरफ खींचेगा तो डेंसिटी उसकी तरफ हाई होगी क्योंकि इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो है क्लोरीन ये CH2 से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन उसमें से खींच रहा है। जिस तरह हम मैग्नेट रखते हैं ना, तो वो साथ पड़ी नेज को अपनी तरफ खींचता है एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से। लेकिन उसके आगे कोई नेल्स पड़ी हो ना, उनके थोड़ी सी इफेक्ट उसका कम हो जाता है। उससे आगे हो तो उसका और इफेक्ट कम हो जाता है, इस तरह। तो इसी तरह क्लोरीन का इफेक्ट जो पहला ग्रुप होगा जिसके साथ वो अटैच होगा उस पर ज़्यादा होगा, उससे आगे जाएं तो कम होगा। वो क्या बन जाएगा, पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव। उससे आगे जाएं तो उस पर और कम हो जाएगा, वो बन जाएगा पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव। तो स्टूडेंट हमारे पास जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है नेगेटिव इफेक्ट, एक होता है पॉजिटिव इफेक्ट। तो नेगेटिव इफेक्ट की तरफ चलते हैं कि ये क्या होता है। स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या होता है कि एक ग्रुप का दूसरे जो ग्रुप है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना या उसमें ऐड करना। तो जब मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है कि वो इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ, तो उसको कहते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। एग्जांपल हमारे पास थी CH3 है, उसके साथ एक ऐसा ग्रुप हो X हो जो उसमें से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे और अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव बना ले और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव कर दे, तो वो होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये क्या होते हैं, EVG EWG यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। पॉजिटिव इफेक्ट देखते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप अटैच होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे ग्रुप को डोनेट करता है। तो स्टूडेंट एग्जांपल है हमारे पास CH3 के साथ एक वाई ग्रुप ऐसा अटैच है जो अपने इलेक्ट्रॉन CH3 को डोनेट करेगा। वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास देखें तो हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप होता है वो होता है असल में जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो उसमें क्या है कि देखिए एक नाइट्रोजन है, उसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं और उसके ऊपर एक लोन पेयर भी है। अब ये क्या करेगा मिथाइल ग्रुप, ये अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को डोनेट करेगा और उसकी एक्टिविटी बढ़ा देगा। ये इसने इसको डोनेट कर दिए। तो ये होता है हमारे पास पॉजिटिव इफेक्ट। मिथाइल ग्रुप क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। उसके बाद हमारे पास इसके देख लेते हैं कि
इनकी जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, तो हमारे पास जो CH3 है उससे जो CH3 CH2 है ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उससे जो सेकंड से हमारे पास जो थर्ड है ये सेकंड से हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। उसके बाद चलते हैं हमारा जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है उसकी तरफ। तो ये जो पॉजिटिव इंडक्टिव फैक्ट है हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन समझने की भी मदद करता है। तो किस तरह देखते हैं स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया कि जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ पर मतलब होगा कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है। तो स्टूडेंट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो वो हाईली रिएक्टिव होता है। दोबारा समझिएगा, जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में यहाँ पर हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो वहाँ पर रिएक्शन वो ज़्यादा करता है और स्टेबल कम होता है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई या लो होगी वहाँ पर वो रिएक्शन ज़्यादा देगा और स्टेबल कम हो जाएगा। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। तो एग्जांपल हमारे पास जो ना वो देखते हैं, पहले हम एक टर्शियरी कार्बोकेटाइन है इसकी तरह चलते हैं। स्टूडेंट हमारे पास जो टर्शियरी कार्बन है केटाइन है उसके 3 ग्रुप अटैच हैं, CH3 1 2 और ये 3। तो इस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है तो ये तो रिएक्टिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई लो या हाई हो तो रिएक्टिव होता है। लेकिन स्टूडेंट जो CH3 है हमें पता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये तीनों जो कार्बन मिथाइल ग्रुप हैं अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बोकेटाइन को दे रहे हैं। तो स्टूडेंट इसकी इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, जितनी पहले थी उससे इंक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब कि पहले से कम हुई, उसकी जो पहले लो थी और अब नॉर्मल की तरफ जा रही है, तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी और रिएक्टिव कम हो जाएगा। तो अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं, अगर फिर इसको डिस्प्ले एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास जो है हम देखते हैं सेकेंडरी जो कार्बोकेटाइन है उसका क्या मतलब, उसके साथ हमें पता है कि 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं। अब देखें इस पर भी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हाईली लो है होगी, तो जब लो होगी तो उस पर रिएजेंट का अमल करना आसान हो जाएगा। लेकिन इधर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो लो से थोड़ी सी मतलब नॉर्मल की तरफ जाएगी, तो ये भी रिएक्टिव कम हो जाएगा और स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जो टर्शियरी था उसमें देखें, उसमें 3 मिथाइल ग्रुप डोनेट कर रहे थे इलेक्ट्रॉन, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी निस्बत कार्बन पर ज़्यादा हो रही थी, तो ये उससे कम स्टेबल होगा। इसी तरह जो प्राइमरी है उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, तो वो इन दोनों से कम स्टेबल होगा और रिएक्टिव ज़्यादा होगा। तो हमारे पास जो स्टेबिलिटी का आर्डर बनता है वो है टर्शियरी सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है, उसके बाद जो सेकेंडरी है वो आता है हमारे पास, उसके बाद जो प्राइमरी है हमारे पास वो आता है स्टेबल। और अगर रिएक्टिविटी की बात हो तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा कम स्टेबल है, तो वो है हमारे पास प्राइमरी। तो ऑर्डर होगा सबसे रिएक्टिव प्राइमरी होगा, उससे कम रिएक्टिव सेकेंडरी होगी और उससे कम जो रिएक्टिव टर्शियरी जो कार्बन टर्शियरी के कार्बन है वो होगा। तो चलते हैं हमारा जो इसकी अगली जो एप्लीकेशन है उसकी तरफ। तो अगली एप्लीकेशन जो है पॉजिटिव रिएक्टिव फैक्ट की और जो नेगेटिव रिएक्टिव फैक्ट उसकी स्टेबिलिटी ऑफ एसिड को ये एक्सप्लेन करते हैं। किस तरह, ये भी स्टूडेंट समझने वाला टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें देखिए स्टूडेंट हमारे पास
ये था एक कार्बन था, उसके साथ 3 क्लोरीन एटम लगे हुए हैं और जो इस कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ में। तो स्टूडेंट जो हमें पता है क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली कार्बन से अपनी तरफ खींचेगा, तीनों अपनी तरफ खींचेंगे, ये भी अपनी तरफ खींचेगा, ये भी खींचेगा। तो क्या होगा, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से भी खींचेंगे। जब इधर से खींचेंगे तो जो साथ में OH ग्रुप है, इस तरह आगे देखते हैं, ये हमारे पास जो इसका मेन स्ट्रक्चर वो ये, मतलब कि इसको मैंने ओपन करके लिख दिया। आप देखें जो क्लोरीन है वो तीनों क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो ये कार्बन की ये कार्बन अगर इनसे भी खींच लेगा और ये ऑक्सीजन का जो डेंसिटी ये भी इधर की तरफ चली जाएगी, तो अब ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड बहुत वीक हो गया, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो सारी उधर चली गई, तो अब ये जो हाइड्रोजन है ये इजीली रिमूवेबल है। तो एसिड क्या होता है, जो हाइड्रोजन ग्रुप देता है आसानी से। तो एक स्टूडेंट स्टेबिलिटी ऑफ एसिड को डिस्कस करते हैं और एक हम करते हैं कि पावर उसकी क्या होती है, कौन सा ज़्यादा एसिड जो है वो हमारे पास अच्छा एसिड है। तो वो होता है जो हाइड्रोजन ग्रुप देता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो हाइड्रोजन ग्रुप देता है, इजीली देता है। तो ये हमारे पास इजीली हाइड्रोजन देगा, हाँ देगा, और स्टेबल भी होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एसिड वो एसिड जो आसानी से हाइड्रोजन ग्रुप देता है, स्टेबल हो जाता है, वो मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब ये हाइड्रोजन देगा तो उसको कोई असर नहीं होगा क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर चली गई। तो ये होता है हमारे पास, स्टेबिलिटी ऑफ एसिड को भी डिपेंड करती है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो हाइड्रोजन इजीली दे देगा और जो उसकी कॉन्जुगेट बेस बनेगी वो स्टेबल होगी। तो इसी में हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास यही एक कंपाउंड था लेकिन उसमें हमने ना क्लोरीन 2 कर दिए और एक हाइड्रोजन कर दिया। अब ये दो हैं ग्रुप, दोनों एक अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ये देखिए। लेकिन जो ये था इसमें 3 थे, इसमें 3 खींच रहे थे अपनी तरफ, तो इधर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट था, इधर उससे थोड़ा सा कम होगा पर होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहे हैं, इसके सारी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो इधर चली जाएगी, ये ऑक्सीजन की भी इधर चली जाएगी। तो जो हमारे पास ये इजीली रिमूवेबल होगा तो ये हाइड्रोजन मूव कर देगा और ये फिर भी स्टेबल होगा, इसका जो कंजुगेट बेस बनेगी। लेकिन उससे कम होगा, इससे कम होगी, क्यों, इसमें जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पे हैं वो इसमें ज़्यादा हैं, इसमें कम हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर कम आएगी, तो हाइड्रोजन थोड़ा सा उससे मुश्किल हो जाएगा निकालना। इसी तरह थर्ड जो एग्जांपल थी हमारे देख लेते हैं, वो अगर एक इधर भी हाइड्रोजन हो जाए, इधर भी हाइड्रोजन हो जाए क्लोरीन की जगह, अब सिर्फ हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो विथड्रॉइंग ग्रुप है वो एक है, तो एक अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा इस तरह, और वो हाइड्रोजन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा जो हमने पहले 2 एग्जांपल की उससे। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। हमारे पास अब है ये बेसिक स्ट्रेंथ को भी हमारे पास एक्सप्लेन करता है, तो वो कैसे करता है वो भी देख लेते हैं। स्टूडेंट हमने पहले एग्जांपल की थी कि नाइट्रोजन के साथ अगर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो क्या होगा। हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और स्टूडेंट एक चीज़ मुझे बता दें कि जो बेस होती है वो क्या होती है, बेस क्या होती है, बेस वो चीज़ होती है जो लोन पे अपना डोनेट इजीली कर दे, वो बेस ज़्यादा होती है। तो इसमें देखते हैं कि क्या इसका फ़ायदा है नेगेटिव इफेक्ट का। देखिए स्टूडेंट CH3 अपना जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो डोनेट करेगा नाइट्रोजन की तरफ। अब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो गई, जब हाई हुई तो उसका जो लॉन पेयर है वो रिमूव करना इजी हो गया। जब लॉन पेयर डोनेट करना इजी हो गया
तो ये जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये हमें पता चला कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो बेस की स्ट्रेंथ भी मालूम करने में हमें मदद करता है। अब सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये एग्जांपल है, इसमें क्या है, हमारे पास नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच थे। अब इसमें ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इस पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी, लेकिन इससे कम होगी। क्यों? इसमें 3 थे, इसमें 3 थे, उसमें कितने हैं? 2 हैं। तो ये भी बेस स्ट्रॉन्ग होगी, लोन पेयर दे देगी, लेकिन इसकी निस्बत लो होगी। तो इसी तरह ये हमें बेसिक स्ट्रेंथ का मालूम करने में मदद देता है। अगर एक मिथाइल ग्रुप होता तो वो उससे कम हो जाती। तो आगे चलते हैं, हमारे पास दूसरी जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो हमारे पास है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस भी हमारे पास एक अहम टॉपिक है। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस को समझने के लिए पहले हम कॉन्जुगेशन को देखते हैं। रेजोनेंस वो चीज़ है जो किसी चीज़ को स्टेबल कर देती है। हम बेंजीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। ये देखें, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड कंटिन्यूसली चेंज हुए रहते हैं। ये अब यहाँ पर था, यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ था, यहाँ आ जाएगा, इस तरह ये कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। तो इस वजह से हमारे पास जो बेंजीन है ना वो स्टेबल हो जाती है, क्योंकि उस रेजोनेंस हो रही होती है, उसका जो अंदर इलेक्ट्रॉन है वो बेस कर रहते हैं। तो ये इस तरह, इसको रेजोनेंस कहते हैं, स्टेबल हो जाना किसी चीज़ का, रेजोनेंस। अच्छा, अब स्टेबिलिटी को डिफाइन करती है रेजोनेंस, और वो किस बेस पर करती है? वो हमारे पास कॉन्जुगेशन के बेस पर करती है। वो किस पर करती है? हमारे पास कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन देख लेते हैं किस किस एलिमेंट में होती है। कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस में बहुत ही अहम तल्लक है। इसमें कॉन्जुगेशन होगी वही रेजोनेंस देगा। तो देखते हैं कॉन्जुगेशन किस किस में होती है। सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल है वो CH2, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो ये होती है, इसमें हमारे पास कंजुगेशन ज़रूर होगी। मतलब कि जो पाई बॉन्ड है उनकी रद्दो बदल होती रहेगी। कभी वो किसी कार्बन पर होंगे, कभी वो सेंटर में आ जाएंगे, कभी वो साइड पे चले जाएंगे, कभी इसी तरह ये कंजुगेशन करते रहेंगे। इसको कहते हैं पाई एंड पाई कंजुगेशन, पाई पाई कंजुगेशन। तो ये हमारे पास इस तरह के जितने भी कंपाउंड है जिसमें क्या होता है, अल्टरनेट जो होते हैं पाई बॉन्ड होते हैं। ये देखें, पाई बॉन्ड था पहले, फिर सिंगल आ गया, फिर डबल आ गया, तो ये कॉन्जुगेशन शो करते हैं। उसके बाद एक और इसकी टाइप होती है कि जिसमें एक पाई बॉन्ड जरूर हो, उसके आगे जो एलिमेंट लगा हुआ है उस पर जो पी शब्द जो उसके जो लोन पर मौजूद हो, ये 2, तो ये भी कॉन्जुगेशन शो करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी एग्जांपल है वो क्या है कि कार्बन डबल बॉन्ड हो, CH डबल बॉन्ड CH2 हो, और साथ में जो पॉजिटिव चार्ज हो CH2 पर। आगे जो हमारे पास जो इसके साथ क्या हो, CH2 लगा हो, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये भी कॉन्जुगेशन शो करती है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक हुई, इधर ये CH2 इधर आना था, इधर CH आना था। तो ये हमारे पास क्या करती है, कॉन्जुगेशन शो कर रही है। उसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगर स्टूडेंट ये देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट इधर पॉइंट आ गया कि अगर अल्टरनेट कार्बन जो डबल बॉन्ड है वो ना हो तो वो कॉन्जुगेशन शो नहीं करता। देख लें, डबल बॉन्ड के बाद अगर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ क्या आना चाहिए था, यहाँ डबल बॉन्ड आना चाहिए था, तब ये कॉन्जुगेशन शो करता। अब ये कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के बाद 2 सिंगल बॉन्ड आ गए और फिर जाके डबल बॉन्ड आया है, तो ये कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। तो डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट एट अल्टरनेट कंडीशन। तो इसमें डबल बॉन्ड नॉट अल्टरनेट हैं, तो ये अल्टरनेट हैं, तो ये क्या है, ये कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगी। उसके बाद हमारे पास जो हाइपर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट देख लेते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो, ये वो चीज़ है कि बॉन्ड का आपस में तब्दील होता है रहना। ये क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इसमें भी स्टेबिलिटी को
बड़ा ये भी स्टेबिलिटी में इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है। देखें स्टूडेंट, हमारे पास ये एक कंपाउंड था, एक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 था। जो अल्फा कार्बन एटम है, ये जो अपना बॉन्ड है ना, ये यहाँ पर डोनेट कर देता है और खुद बॉन्ड तोड़ लेता है। इस तरह ये कंपाउंड हमारे पास बन गया। देखिए स्टूडेंट, इस तरह इलेक्ट्रॉन ने जो अपना बॉन्ड था वो किसको दे दिया, यहाँ पर अपना बॉन्ड डोनेट कर दिया। अब ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और इसके पास क्या बन जाएगा, एक लॉन पेयर आ जाएगा। तो स्टूडेंट, हमने ये भी देखा था कि जो यहाँ पर बॉन्ड होगा वो किधर गया, तो वो यहाँ पर आ गया। लेकिन स्टूडेंट, एक चीज़ गलती नहीं करनी कि आपने ये नहीं समझना कि इधर जो बॉन्ड था वो गायब हो गया। इनके दरमियान कुछ फोर्सेस रहेंगी, ये इसके साथ रहेगा। क्यों? फिर भी ये बॉन्ड किसी टाइम इधर चला जाएगा और किसी टाइम यहाँ से इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कंजुगेशन शो करता है। इस तरह इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। देखिए स्टूडेंट, अब जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड था हाइड्रोजन का, वो हमारे पास इधर आ गया कार्बन के साथ, मतलब किसने इधर जाकर डबल बॉन्ड बना लिया और ये इसका बॉन्ड टूट गया। इसके साथ जो इसका जो पेयर था, जो डबल बॉन्ड था, वो इधर आके इसका लोन पेयर बन गया। तो ये हमारे पास कंपाउंड बन गया। लेकिन देखिए, मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन और कार्बन है उनके दरमियान बॉन्ड जो है वो टूटा है, लेकिन ओवरलैपिंग अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो इसे कहते हैं हमारे पास सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। तो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन इज आल्सो नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। उसके बाद हमारे पास है जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, वो हम उसको जो अल्कीन है उनकी स्टेबिलिटी मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो किस तरह करते हैं स्टूडेंट, जितने भी जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, मतलब कि ये हमारे पास है ना अल्फ़ा कार्बन है, तो अल्फ़ा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फ़ा हाइड्रोजन। जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगी और वो स्टेबल ज़्यादा होगी। तो देखते हैं स्टूडेंट कि इनमें से कौन स्टेबल है। पहले हमारे पास है CH3 अल्फ़ा कार्बन है, इस पर सिर्फ और सिर्फ 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं, तो ये हमारे पास स्टेबल कम होगी। हमारे पास सेकंड एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इसमें हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने, 3 ये 6 टोटल हमारे पास इधर अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं, तो ये उससे ज़्यादा स्टेबल होगी। उसके बाद थर्ड एग्जांपल जो हमारे पास है वो है 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हों डबल बॉन्ड के साथ, तो इधर कितने हैं हमारे पास 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो ये उससे स्टेबल होगी। अब फोर्थ एग्जांपल 4 हमारे पास मिथाइल ग्रुप हैं, तो 4 मिथाइल ग्रुप हैं उसके साथ अटैच डबल बॉन्ड के साथ, तो इसमें जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा वो 12 होंगे, तो ये इससे स्टेबल हो जाएगी थर्ड वन से। तो हमारे पास फोर्थ सबसे स्टेबल, थर्ड उससे कम स्टेबल, सेकंड उससे कम, और जो फर्स्ट है वो उससे कम हो जाएगी। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा हाइड्रोजन जितने होंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगी, जितनी हाइपर कॉन्जुगेशन होगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये हमारे पास एक टेम्परेरी चेंज होती है। क्या होती है, जब हम ना देखिए स्टूडेंट एक रीएजेंट दाखिल करें तो ये बॉन्ड जो होता है, एक एटम जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बॉन्ड उसके ऊपर चला जाता है और दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जब रिएजेंट दाखिल किया कोई, अभी एक
जनरल लिया हमने एक रीजन लिया, उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट होना, जिस पर हम वो बॉन्ड पेयर चला गया, जिसने बॉन्ड पेयर अपना खींच लिया उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो जिसने बॉन्ड पेयर अपना डोनेट किया उस पर पॉजिटिव आ गया। तो अब रीजन 2 टाइप के होते हैं, एक हमारे पास जो है ना पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है, और एक हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है। अब पॉजिटिव किस में होगा, इसमें इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट होगा, और जो नेगेटिव है उसमें हमारे पास न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट होगा। पहले हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक मतलब कि एक हमारे पास कंपाउंड होगा, उसमें हम क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट के तौर पर लेंगे। अब ये क्या होगा कि ये अपने डिस्पर्स हो जाएगा इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव में। हमें पता है कि एक जो बॉन्ड पेयर वो एक कार्बन पर चला जाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिसने बॉन्ड पेयर दे दिया, और जिस पर बॉन्ड पेयर आ गया उसने क्या कर उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव था, पहले हमने इलेक्ट्रॉन इफेक्ट में पढ़ चुके हैं कि ये किस पर अटैक करेगा, अब ये इस पर अटैक कर देगा। तो स्टूडेंट हमारे पास इस तरह ये कंपाउंड बन गया, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और ये टेम्परेरी होता है। जब हम सॉल्वेंट को रिमूव कर दें, उसको रिएजेंट को रिमूव कर देंगे, तो ये फिर से हमारे पास इस तरह वापस इस कंपाउंड में चेंज हो जाएगा इस तरह। तो ये टेम्परेरी होता है, स्टूडेंट याद रखना। उसके बाद हमारे पास नेगेटिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसमें क्या होता है, इसमें एक न्यूक्लियोफाइल होता है जो अटैकिंग रिएजेंट होता है। इसमें अब देखें स्टूडेंट, जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होता है, तो वो अपने जो बॉन्ड पे जब टूटेगा तो वो अपना वो बॉन्ड पे उस पर चला जाएगा, और ये कार्बन जो होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये बॉन्ड जब टूट गया। अब देखें ये पॉजिटिव है और वो ऊपर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव किस पर जाकर करेगा, ये इस कार्बन पर करेगा। ये देखिए स्टूडेंट, बॉन्ड पे ऑक्सीजन की तरह चला गया और ये कार्बन जो है पॉजिटिव हो गया, तो अब ये इस पर अमल करेगा, तो हमारे पास जो कंपाउंड बन जाएगा वो होगा ये कंपाउंड। और ये क्या चीज़, मैंने फिर एक दफ़ा बता रहा हूँ आपको कि हमारे पास वो कंपाउंड जो टेम्परेरी होगा फिर वापस चेंज हो सकता है इसमें, अगर रिएजेंट को रिमूव करें तो। और देखिए स्टूडेंट, एक और चीज़ ध्यान में रखें कि जब हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो ये जो एरो का साइन होता है ना, ये हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नहीं होता। इसको याद रखने के लिए आप कह रहे हैं कि जो एक नेगेटिव बंदा होता है वो हमेशा नसीहत लेने के लिए पॉजिटिव बंदे की तरफ ही जाता है, कभी पॉजिटिव बंदा नेगेटिव की तरफ नहीं जाता है। मुझे नसीहत हो, तो इस तरह जो नेगेटिव होगा वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव तरफ नहीं जाएगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है स्टूडेंट वो इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी तमाम समझ लग चुकी होगी। अगर आपको समझ नहीं लगी किसी पॉइंट की तो आप कमेंट में बता दें प्लीज़, मैं आंसर कर दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को प्रेस कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।